नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, हम इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हमारे बजट निर्माण को विस्तृत रूप से समझ चुके थे, हम संचित निधियों को भी समझ चुके थे। अब दोस्तों हमारा जो आगे का कार्य बचा है, हम उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं और कंप्लीट करने के साथ-साथ हम राजकोषीय नीति के संदर्भ में हम ये पढ़ेंगे कि इसका निर्माण कौन करता है, इसके उपकरण क्या है, इसके उद्देश्य क्या है। साथ ही साथ हम यह भी देखेंगे कि इसके अनुप्रयोग अर्थात एप्लीकेशंस क्या-क्या हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें फिस्कल पॉलिसी की, तो फिस्कल पॉलिसी का निर्माण कौन करता है, आपको पता होना चाहिए। सब हमारी फिस्कल पॉलिसी का निर्माण हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती है। इसके उपकरणों की बात करें, तो दोस्तों उपकरणों के अंदर है कर, सरकारी व्यय, सार्वजनिक ऋण, बैंक रेट। आपको ये याद रखना है कि बैंक रेट हमारे आरबीआई की मौद्रिक नीति का उपकरण है एक। और इसका राजकोषीय नीति के जब हम उद्देश्य की बात करें, तो आय और संपत्ति के पुनर्वितरण करना, आर्थिक अस्थिरता और जीडीपी के अंदर वृद्धि करना अर्थात जीडीपी ग्रोथ। अब हाइलाइट पॉइंट की बात करें, तो घाटे के बजट वास्तव में है ना दोस्तों, एक परिणाम है, ये सरकार का उद्देश्य नहीं है दोस्तों। अब अनुप्रयोग की बात करें कि भाई राजकोषीय नीति का एप्लीकेशन क्या है। दोस्तों जब मंदी का दौर होता है ना, तो मंदी के दौर को उबारने के लिए जो सरकारी व्यय में जो वृद्धि की जाती है दोस्तों, वह वास्तव में क्या है दोस्तों। तो जब सर तो अगर सरकार व्यय में वृद्धि करती है और कर घटाती है, तो इसका मतलब है कि सरकार सीधा से सीधा क्या कर रही है, हमारी राजकोषीय नीति को विस्तृत कर रही है। क्यों? क्योंकि पैसे के प्रवाह बढ़ेगा, तो उसके अंदर अर्थव्यवस्था में आय बढ़ेगी, जिससे मंदी के दौर से आसानी से निकला जा सकता है। संवैधानिक अब हम केंद्र और राज्य के वित्त संबंधों को समझ लेते हैं। केंद्र और राज्य के वित्त संबंधों को समझने के लिए हमें संवैधानिक स्थिति हमारे भाग 12 के अंदर जाना पड़ेगा, जहां हमें आर्टिकल 268 से लेकर 293 के अंदर हमको पता चलेगा कि वित्तीय शक्तियों का विभाजन, रेवेन्यू शेयरिंग तथा फिजिकल बैलेंस और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, हमें ये तीनों चीजें दिखाई देगी। जहां हम जैसे ही हम भाग संवैधानिक स्थिति के भाग 12 की बात करते हैं, तो इसके अंदर हम पहला आर्टिकल पढ़ेंगे, जिसके अंदर 268 से 272 की बात करेंगे। तो हम कहेंगे कि कर राजस्व का विभाजन, ठीक है। और इसको मैंने अगली स्लाइड में समझाया हुआ है। अनुदान सहायता, ग्रांट्स इन एड, आर्टिकल 275 और 282 के अंदर समझेंगे। केंद्र के द्वारा राज्यों को दी जाने वाली सहायता किसके आधार पर, फाइनेंस कमीशन के आधार पर। उधार लेने की शक्तियां, आर्टिकल 292 और 293 में केंद्र और राज्य की उधार की सीमाएं दी गई है। और आर्टिकल 279 ए के अंदर आप देखेंगे कि जीएसटी काउंसिल को। तो ये हमारे केंद्र और राज्य के बीच वित्त संबंधों का एक रूपरेखा है। अब इसे हम विस्तृत रूप से पढ़ने और समझने वाले हैं। अब दोस्तों करों का विभाजन की बात करते हैं, तो करों के विभाजन की बात करेंगे, तो आपको करों के विभाजन में देखना है सबसे पहले संघ सूची। संघ सूची की बात करें, तो आर्टिकल 246 और 7th शेड्यूल के अंदर देखेंगे, तो केंद्र के द्वारा लगाए जाने वाले और एकत्रित किए जाने वाले कर, आयकर, है ना, कृषि आय को छोड़कर, निगम कर, सीमा शुल्क और आईजीएसटी और संपत्ति कर। राज्य सूची की जब हम बात करते हैं, तो राज्य सूची आर्टिकल 246 के अंदर हमारी 7th शेड्यूल के अंदर राज्यों के द्वारा लगाए गए कर और एकत्रित किए हुए कर राज्य की हक में आते हैं, जिसके अंदर हम बात कर सकते हैं भू राजस्व। और भू राजस्व के साथ साथ हम एसजीएसटी की बात कर सकते हैं, शराब पर उत्पादन, शराब के उत्पादन पर शुल्क, स्टाम्प शुल्क और मनोरंजन कर। अब हम संवर्ती सूची की बात करें दोस्तों, तो संवर्ती सूची के अंदर आपको पता चलेगा कि आर्टिकल 246 ए के अंदर हमारी संवर्ती सूची दी गई है। और वहां पर आप देखेंगे कि जीएसटी भी एक संवर्ती प्रकार का ही कर है, जो कि केंद्र द्वारा इकट्ठा किया जाता है तथा दोनों को आपस में, केंद्र और राज्य में आपस में बंटवारा कर लिया जाता है। जीएसटी की बात करें, तो जीएसटी काउंसिल की बात करें, तो 279 ए के अंदर सिफारिश की गई है जीएसटी परिषद की, और केंद्र राज्यों के बीच एक साझा संबंध रखती है। अब एक विशेष व्यवस्था की बात करें, आर्टिकल 268 268 की बात करें, तो केंद्र के द्वारा वसूले और विनियोजित राज्य के द्वारा किए जाते हैं, अर्थात केंद्र ने कर लगा दिए, लेकिन अब उसे खर्च कौन करेगा, राज्य। इसका एग्जाम्पल, विनिमय बिल पर स्टाम्प शुल्क, एल्कोहल, ठीक है, और
कई सौंदर्य प्रसाधनों पर लगाए गए कर। आर्टिकल 270 और 72 की बात करें तो केंद्रीय करों का वितरण की बात करते हैं। केंद्र एकत्रित करता है, वित्त आयोग की सिफारिश पर राज्यों को हिस्सा देता है। 15वें वित्त आयोग की बात करें तो 15वें वित्त आयोग ने 41% हिस्सा राज्यों को देने की सिफारिश करी है। अब आते हैं दोस्तों अनुदान सहायता और उधार लेने की सहायता पर, उधार लेने की शक्तियों पर। अब दोस्तों अनुदान सहायता की बात करें तो आपको पता है कि वैधानिक अनुदान और विवेकाधीन अनुदान 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 है। 2 प्रकार के ग्रांट्स हैं दोस्तों, ठीक है? वैधानिक अनुदान की बात करें तो आपको पता है कि आर्टिकल 275 के अंदर दिया गया है, उन राज्यों को जिन्हें वित्तीय सहायता की आवश्यकता है, वित्त आयोग की सिफारिश पर और साथ ही साथ अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के क्षेत्र के लिए विशेष धन देना वैधानिक ग्रांट्स या वैधानिक अनुदान के अंतर्गत आता है और ये बात कहते हैं आर्टिकल 275। विवेकाधीन अनुदान की बात करें दोस्तों तो आर्टिकल 242 की बात करेंगे, 282 की बात करेंगे, है ना? आर्टिकल 282 की बात करेंगे, जहां सार्वजनिक उद्देश्य के लिए भले ही केंद्र के विधायी क्षेत्र से बाहर हो, कल्याणकारी योजनाओं और विशेष कार्यक्रमों के लिए विवेकाधीन अनुदान दे सकता है केंद्र। अब उधार लेने की शक्तियों की बात करें, तो वही केंद्र की शक्तियों की बात करें, तो आर्टिकल 292 के अंदर आपको पता चलेगा कि भारत की संचित निधि की सुरक्षा के आधार पर उधार ले सकता है और संसद की सीमाओं के अंतर्गत, ठीक है? वही राज्य सरकार 293 के अंतर्गत भारत के भीतर उधार ले सकता है। यदि राज्य और केंद्र के बीच कोई ऋण बकाया है, तो नई ऋण लेने के लिए केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति की स्वीकृति आवश्यक है दोस्तों, ठीक है? तो ये 2 आपको याद रखना है। केंद्र की शक्तियों का विस्तार कहाँ पर है? भारत की संचित निधि के आधार पर वह उधार ले सकता है। केंद्र संसद द्वारा निर्धारित सीमाओं से बंधी होती है तथा राज्यों को शक्ति है कि वह अपनी सीमा भारत की सीमा के भीतर उधार ले सकता है। अब आते हैं दोस्तों वित्त आयोग पर। वित्त आयोग की बात करें तो आपको पता चलेगा कि संविधान के अंदर आर्टिकल 280 के अंदर एक अर्धन्यायिक निकाय के रूप में हमारे वित्त आयोग का गठन किया गया है और इसके सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा और प्रत्येक 5 वर्ष के लिए इसे नियुक्त किया जाता है। अब इसके सदस्यों की बात करें दोस्तों, तो आपको पता है कि अध्यक्ष सार्वजनिक मामलों के अनुभव रखने वाला व्यक्ति होना चाहिए और इसके अंदर 4 सदस्य शामिल होते हैं। 4 सदस्यों की क्वालिफ़िकेशन ये होती है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या बनने के समकक्ष योग्यता हो, सरकार के वित्त और लेखा का विशेष ज्ञान हो, वित्तीय मामलों के प्रशासन का अनुभव रखता हो और अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञान रखता हो। अब इसकी वित्त आयोग की संरचना की बात करें दोस्तों, तो एक अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य होते हैं। कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निर्धारित होता है और पुनर्नियुक्ति भी की जा सकती है। अब दोस्तों इसके सदस्यों को हटाने के लिए आपको पता है वित्त आयोग के सदस्यों को हटाने के राष्ट्रपति की सहायता से हटाया जा सकता है और इसके 3 आधार हैं। एक तो मानसिक रूप से वह असक्षम हो, निंदनीय कार्य में लिप्त हो और हितों का टकराव हो। वित्त आयोग की शक्तियों की बात करें दोस्तों, तो वित्त आयोग को सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत सिविल कोर्ट के बराबर अपनी शक्तियाँ प्राप्त कर सिविल कोर्ट के समान अपनी शक्तियाँ रखता है। ये गवाहों को समन भेज सकता है, किसी भी न्यायालय के कार्यालय और साक्ष्यों को रखने के लिए सार्वजनिक अभिलेखों की भी माँग कर सकता है। दोस्तों इसके कार्यों की जब हम बात करते हैं, तो वित्त आयोग के कार्य हैं दोस्तों सबसे पहले करों का वितरण और करों का वितरण 2 प्रकार से कर सकता है ये। एक तो वर्टिकली और एक हॉरिज़ॉन्टली। वर्टिकली के अंदर हम बात करेंगे केंद्र राज्य को कितना हिस्सा देगा और हॉरिज़ॉन्टली राज्यों के बीच आपस में कैसे बँटेगा ये। अनुदान सहायता ग्रांट्स इन एड एड की बात कर सकते हैं। दोस्तों स्थानीय सरकारों के लिए भी यह सिफ़ारिशें कर सकता है और विविध प्रकार के राष्ट्रीय कार्य जो कार्य जो राष्ट्रपति के द्वारा इसे सौंपे गए हों। अब दोस्तों जब वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट बना लेता है, तो रिपोर्ट बनाने के बाद यह राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति इसे संसद के समक्ष रखवाते हैं, ये याद रखना है। अब दोस्तों 15वें वित्त आयोग की बात करें तो आर्टिकल ये है ना 2021 से 2026 तक है और इसके अध्यक्ष कौन है? एन के सिंह है। इसकी प्रमुख सिफारिश है कि कर हस्तांतरण का 41% पहले 42% था और जम्मू कश्मीर की यूटी बनने के बाद इसे 1% कम कर दिया गया। क्षैतिज हस्तांतरण की बात करें तो आय के स्तर पर 45, जनसंख्या के स्तर पर 15, क्षेत्रफल के आधार पर 15% जनसांख्यिकी प्रदर्शन के आधार पर 12%, वन और परिस्थिति के आधार पर 10% और कर और राजकोषीय प्रयास के आधार पर 2.5%। अनुदान की बात करें दोस्तों तो
राजस्व घाटा अनुदान, स्थानीय निकायों को अनुदान और प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन प्रोत्साहन भी इसके अंदर किया गया है 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर। इन पॉइंटों को इसमें ध्यान रखकर ये बंटवारा किया गया है। अब दोस्तों 16वें वित्त आयोग की बात करें तो 16वां वित्त आयोग आपको पता है कि 2026 से 31 के मध्य चुना जाएगा और ये भी इसके अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया है। इसकी संरचना और शर्तें क्या हैं? कर आय का विभाजन करना, अनुदान के लिए सहायता सिद्धांत, स्थानीय निकायों की निधि वृद्धि के लिए कार्य करना और आपदा प्रबंधन के लिए वित्त पोषण का। अब बात करें दोस्तों कि हमारे 16वें वित्त आयोग है, उसके अध्यक्ष कौन रहेंगे? अरविंद पनगड़िया जो कि अर्थशास्त्री है, पूर्वकालिक सदस्य ए एन झा और जॉर्ज मैथ्यू निरंजन राज्याध्यक्ष। अंशकालीन सदस्यों में सौम्या कांति घोष को इसमें शामिल किया गया है। अब दोस्तों करों को समझ लेते हैं। दोस्तों कर क्या है? दोस्तों करों की बात करें डेफिनेशन की तो यदि व्यक्ति या व्यवसाय द्वारा सरकार को दिया जाने वाला अनिवार्य भुगतान जो कि सरकार की सार्वजनिक सेवाओं, सड़क सुरक्षा और अस्पताल प्रदान करती है, उसके बदले लिया जाने वाला उसके लिए जाने वाला अनिवार्य भुगतान क्या कहलाता है? कर कहलाता है। कर के प्रकारों की बात करें दोस्तों तो कर के प्रकारों में दो प्रकार बांट सकते हैं हम। एक तो प्रत्यक्ष कर जिसमें जिस व्यक्ति पर लगाया गया है उसे ही भुगतान करना पड़ेगा। कर का आरोपण और प्रभाव भले ही केवल इसमें एक व्यक्ति पर ही होता है, जैसे आयकर और संपत्ति कर। अप्रत्यक्ष कर लगाया किसी और पर और बोझ किसी और पर और चुकाया किसी और पर। ठीक है, आप ये याद रख सकते हैं। आरोपण का बिंदु बिंदु पर हम इसको उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं कि जीएसटी अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। अब दोस्तों इसका महत्व की बात करें करों की, तो दोस्तों करों के माध्यम से ही हमारी आय का पुनर्वितरण हो सकता है तथा असमानताओं को कम किया जा सकता है। सरकारी सेवाओं का वित्त पोषण कर के माध्यम से ही हो सकता है या और भी कई माध्यम है, लेकिन कर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कल्याणकारी योजनाओं का संचालन, आर्थिक विकास में इसमें गति देना। अब कर के तरीके बताएं तो कर के दोस्तों कई तरीके हो सकते हैं। सबसे पहला तरीका है प्रोग्रेसिव, है ना? प्रोग्रेसिव का प्रगतिशील। आय बढ़ने के साथ-साथ कर का स्लैब भी बढ़ता जाता है, ठीक है? प्रगतिशील के अंदर आय की बढ़ने के साथ-साथ जो कर की दर है या कर का जो स्लैब है वह भी बढ़ता जाता है। इनकम टैक्स स्लैब आप देख सकते हैं इसको, है ना? रिग्रेसिव या प्रतिगामी कर आय बढ़ने के साथ-साथ कर की दर घटती जाती है दोस्तों, तो उसे हम रिग्रेसिव कहते हैं। अनुपातिक आधार पर प्रोपोर्शनल कर जब सभी आय के स्तरों पर कर की दर एक समान होती है तो हम उसे क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनल अनुपातिक कर का स्लैब। ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों केंद्र के प्रत्यक्ष करों के ऊपर। अब केंद्र के प्रत्यक्ष करों के अंदर जब सबसे पहले हम बात करेंगे कि कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है? कॉर्पोरेट टैक्स कंपनी को अपने प्रॉफिट पर दिया जाता है, कंपनी अपने जो लाभ कमाती है उसके ऊपर दिया जाता है और इसका निर्धारण आपको पता है कि 1961 के आयकर अधिनियम के अंदर परिभाषित किया गया है। दोस्तों एक मैट के बारे में आपने सुना होगा, न्यूनतम वैकल्पिक कर शून्य लाभ वाली कंपनी पर 15% का बुक प्रॉफिट, है ना? 15% का कर दिया जाता है, उसे मैट कहते हैं और ये 1996 में शुरू किया गया। दोस्तों आपको पता है निगम कर के अंदर आपको एक चीज और याद रखनी है कि कंपनी, है ना, मौजूदा कंपनियां 22% जिसमें 10% अधिभार, ये वैसे ज्यादा कुछ याद नहीं है, बस विनिर्माण के लिए 15% और विदेशी कंपनियों के लिए 40%। आयकर की बात करें दोस्तों, निगम कर पढ़ लिया हमने, आयकर पढ़ लेते हैं। व्यक्ति की आय के ऊपर दिया जाता है जिसमें कर योग्य आय का मतलब सीधा सा सकल आय और माइनस इसमें छूट कर दी जाती है, जिसके अंदर कृषि आय, पीएफ, एनपीएस, एलआईसी निवेश, गृह शिक्षा ऋण, एचआर आदि शामिल छूट में होते हैं इसके अंदर। ठीक है, कर स्लैब आप ये देख सकते हैं। ठीक है, आपकी 0 से 4 लाख तक की आय पर जीरो, ठीक है, जीरो कर है और जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे कर लगता जाएगा। 8 लाख की आय पर 5%, 8 से 12 की 10% और 24 लाख से ऊपर 30% का कर, है ना? अब समीकरण लेवी को एक बार समझ लेते हैं कि डिजिटल भारत में लाभ कमाने वाली विदेशी डिजिटल कंपनियों पर 6% विदेशी डिजिटल विज्ञापन और 2% इकोनॉमिक टैक्स ई कॉमर्स कंपनियों पर। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अब अन्य प्रत्यक्ष करों की बात करें तो केंद्र के द्वारा जो वसूले जाते हैं प्रतिभूति और कमोडिटी लेन देन, एसटीटी और सीटीटी, ये शेयरों और कमोडिटीज की खरीद बिक्री पर लगाया जाता है। डीडीटी लाभ वितरण
डीडीटी टैक्स से लाभ वितरण कर कंपनियों को शेयर धारकों पर जो लाभ के रूप में प्राप्त होता है उससे काटा जाता है। सीजीटी पूंजीगत लाभ पर कर, संपत्ति ली, आपने घर लिया, शेयर लिया, सोना लिया, वो बेचने पर हुए लाभ पर कर ये दिया जाता है। टीडीएस वैसे जो टीसीएस है ना, टी टीडीएस की बात करें दोस्तों तो स्रोतों पर कर कटौती, आय के स्रोत पर कर काटा जाता है, वेतन और किराए पर टीडीएस काटा जाता है, ध्यान रखना दोस्तों। टीसीएस स्रोत पर कर संग्रहण, बिक्री के समय विक्रेता द्वारा एकत्रित किया जाता है, और आप उसको कह सकते हैं कि वाहन जब आप खरीदेंगे तो जो आपका कर लगेगा तो वो आपका एक क्या तरीके टीसीएस कहलाएगा। और टीडीएस तो आपको पता है कि वेतन के अंदर आपका कटता ही है सरकारी पोस्ट में, हालांकि कई लिमिटेड कंपनियों में भी कटता है ये। राज्य सरकार द्वारा वसूले जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण करों में से एक है कृषि कर। व्यवसाय कर, व्यवसाय कर आपको ये याद रखना है, 2500 रुपए प्रोफेशनल टैक्स, स्टाम्प शुल्क, ठीक है, भू राजस्व और शहरी आवासीय कर। अन्य करों की बात करें या अन्य अवधारणाओं की बात करें तो एक महत्वपूर्ण है दोस्तों, कई बार पूछ लिया जाता है, टोबिन टैक्स क्या है? मुद्रा के रूपांतरण पर छोटा कर, और इसका उद्देश्य होता है कि विदेशों में जो मुद्राएं जा रही है उसको नियंत्रित करने के लिए टोबिन टैक्स लगाया जाता है, कि जैसे आपसे डॉलर से रुपए में किया कन्वर्ट, तो जो कन्वर्ट करने का जो टैक्स है वो टोबिन टैक्स कहलाएगा दोस्तों। कर कर है ना, कर व्यय, टैक्स एक्सपेंडिचर, छूट, कटौती आदि के कारण सरकार को होने वाला राजस्व घाटा। ठीक है दोस्तों। केंद्र सरकार की बात करें दोस्तों तो केंद्र सरकार की बात दोस्तों, अप्रत्यक्ष करों के अंदर बात करें तो सबसे पहले अप्रत्यक्ष वर्ग केंद्र सरकार के द्वारा वसूले जाने वाले और दूसरी ओर राज्य सरकार के द्वारा वसूले जाने वाले। केंद्र सरकार द्वारा वसूले जाने वाले करों के अंदर अप्रत्यक्ष करों में शामिल है दोस्तों एक्साइज ड्यूटी मतलब उत्पादन कर, और अब केवल 5 हाइड्रोकार्बन, कच्चा तेल, पेट्रोल, डीजल आदि और तंबाकू पर, बाकी पर सब जितने भी हैं इनको छोड़कर, है ना, सीजीएसटी के अंदर शामिल किए गए हैं। सेवा कर पूरी तरह सीजीएसटी में शामिल है दोस्तों। सीमा शुल्क आयात पर कर लगाया गया है, और आपको पता है सीमा शुल्क जीएसटी में शामिल नहीं है। केंद्रीय बिक्री कर आईजीएसटी के अंदर शामिल है। अब राज्य सरकार के करों की बात करें दोस्तों, राज्य सरकार के अंदर करों की बात करें तो राज्य वेट, है ना, राज्य इसे वेट के नाम से जानता है और एसजीएसटी में से शामिल कर लिया गया है। लेकिन किसको छोड़कर? विलासिता कर, प्रवेश कर और विज्ञापन कर और लॉटरी कर सभी एस जीएसटी के अंदर शामिल कर लिए गए हैं। जीएसटी से बाहर कौन कौन से हैं राज्य के कर? मानव उपभोग के लिए शराब, उत्पादन शुल्क, बिजली शुल्क, सड़क कर और वाहन खरीद। ठीक है दोस्तों, ये इसके अंदर शामिल है। अब दोस्तों जीएसटी के बारे में अपन पढ़ लेते हैं, और जीएसटी के बारे में अपन को याद रखना है कि ये संवैधानिक आधार कहाँ है इसका? आर्टिकल 110 के 101 के अंदर, और कौन सी समिति के आधार पर लाया गया है? विजय केलकर समिति के आधार पर। इसके महत्वपूर्ण तथ्य कौन से हैं दोस्तों? इसे 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है और ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, और वन नेशन वन टैक्स के इसकी कंसेप्ट है। इसकी कार्यप्रणाली क्या है दोस्तों? मूल्य संवर्धन, वैल्यू एडिड, उत्पादन से बिक्री तक के हर चरण पर लगने वाला कर, इनपुट टैक्स क्रेडिट, हम इसको आगे समझ लेंगे। इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब होता है निर्माता, थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता और उपभोक्ता एक चेन के रूप में शामिल होते हैं। इसकी अवधारणा क्या है दोस्तों? खरीद पर चुकाए गए टैक्स का उपयोग बिक्री कर पर अपनी कर देयता को कम करने के लिए किया जा सकता है दोस्तों। और इससे आपको पता है कि जीएसटी का एक सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव देखने को मिलता है, वो है कैस्केडिंग प्रभाव। कैस्केडिंग प्रभाव इससे समाप्त हो जाता है। जीएसटी के प्रकारों की बात करें दोस्तों तो जीएसटी के हम 3 प्रकार दिखाई देते हैं। एसजीएसटी मतलब स्टेट जीएसटी, राज्य के भीतर बिक्री पर राज्य सरकार को प्राप्त होता है। सीजीएसटी जो केंद्र सरकार को प्राप्त होता है। ठीक है। आईजीएसटी एक राज्य से दूसरे राज्य के बाद जाने के बाद जो गंतव्य राज्य है, गंतव्य राज्य के जो हिस्से में जाता है वो है हमारा आईजीएसटी है। ये ध्यान रखना, गंतव्य राज्य मतलब जिस राज्य में अंतिम रूप से बेचा गया उसको प्राप्त होगा आईजीएसटी, है ना। आपको ये सब कुछ समझ में आ ही जाएगा दोस्तों, तो सरल था ये। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर। अब दोस्तों
है ना? जीएसटी के हम ये पढ़ चुके हैं दोस्तों। और जीएसटी के अंदर आपको पता है कि इनडायरेक्ट टैक्स है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, इसके सिद्धांत क्या है, वैल्यू एडिशन और कैस्केडिंग कर पर करके जो प्रभाव है उसको कम करना, है ना? प्रमुख तथ्य अपन पढ़ चुके थे विजय केलकर समिति की सिफारिश पर। और इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको पता है कि ये क्या है? खरीद पर चुकाए गए टैक्स का क्रेडिट, ठीक है? बिक्री पर लगने वाले कर देयता को कम करने के लिए उपयोग किया गया है। कच्चा माल, कच्चे माल से तैयार किया गया और फाइनल टैक्स और लायबिलिटी माइनस क्रेडिट करने के बाद हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त हो जाएगा। अब जीएसटी के प्रकार और प्रयोज्यता को बात करें तो आपको पता है कि वस्तु और सेवा की आपूर्ति एक तो इंटर स्टेट हो सकती है, आईजीएसटी कहेंगे उसको, और एक इंट्रा स्टेट राज्य के भीतर हो सकती है। एक राज्य से दूसरे राज्य के अंदर आईजीएसटी की बात करेंगे दोस्तों। और आईजीएसटी का प्रावधान किया गया है आर्टिकल 269 ए के अंतर्गत। केंद्र सरकार द्वारा एकत्रित किया जाएगा लेकिन राज्यों के अंदर बंटवारा किया जाएगा। सीजीएसटी केंद्र सरकार के हिस्से के अंदर आएगा। उत्पादन और सेवा कर इसके अंदर, उत्पादन एवं सेवा कर को इसमें प्रतिस्थापित किया गया है। एसजीएसटी, अब अंतरा राज्य मतलब राज्य के भीतर की बात करेंगे तो एसजीएसटी और यूटीजीएसटी यूनियन टेरिटरी के अंदर, और एसजीएसटी राज्य सरकार का हिस्सा है, राज्य सरकार का हिस्सा है। और राज्य विधानमंडल के द्वारा पहले जो एक टैक्स चलता था वेट, उसके अंदर इसको शामिल कर दिया गया है। ये केंद्र सरकार द्वारा कलेक्ट किया जाता है तथा राज्य के हिस्से में ये पूरा आता है। अब दोस्तों, अब हम बात करते हैं जीएसटी परिषद की। और जीएसटी परिषद की बात करते हैं तो आर्टिकल 279 ए की बात करेंगे। और 279 ए के अंदर, है ना, इसकी संरचना की बात करें दोस्तों तो इसका अध्यक्ष होता है केंद्र का वित्त मंत्री। इसके सदस्य कौन कौन होते हैं? केंद्र के वित्त और राजस्व राज्य मंत्री, ठीक है? प्रत्येक राज्य के वित्त मंत्री भी इसके साथ इसके अंदर शामिल होते हैं। उपाध्यक्ष राज्यों के मंत्रियों में से कोई एक को चयन कर लिया जाता है ना? और आपको पता है जीएसटी परिषद के अंतर्गत की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। इसके अंदर मतदान की शक्ति की बात करें दोस्तों तो केंद्र का 1/3 मतदान किया जाता है। और राज्य का इसके अंदर रहता है 2/3 मतदान, ठीक है? अर्थात राज्यों का कहीं ना कहीं बोलबाला है जीएसटी परिषद के अंदर। और आपको पता है कि निर्णय के लिए 3/4 बहुमत की आवश्यकता होती है और कोरम के लिए 50% सदस्य आवश्यक है। अब चलें दोस्तों, राज्य के अप्रत्यक्ष करों की बात करें। राज्यों के अप्रत्यक्ष करों की बात करें दोस्तों तो जीएसटी के अंदर शामिल क्या क्या चीज है, जीएसटी में क्या क्या शामिल कर लिया गया? जीएसटी के अंदर स्टेट वेट पेट्रोलियम को छोड़कर लग्जरी टैक्स कर लिया, लॉटरी, प्रवेश कर, विज्ञापन कर और सेवा कर जीएसटी में शामिल कर लिया गया। अब जीएसटी के बाहर क्या क्या चीजें हैं दोस्तों? जीएसटी के बाहर है मानव भोग के लिए शराब, पेट्रोलियम उत्पादन, बिजली शुल्क, ठीक है दोस्तों, ये याद रखना, बिजली शुल्क, सड़क कर, ठीक है, और वाहन खरीद कर, वाहन खरीद कर को भी जीएसटी में शामिल नहीं किया है। जीएसटी 2.0 के प्रस्तावित सुधार क्या हैं दोस्तों? सबसे पहले तो इसकी सीमा क्या है? 4 सितंबर 2025 को किया गया। लागू कब किया गया? 22 सितंबर 2025 से। और कब कौन सी बैठक थी ये? 56वीं बैठक थी जीएसटी परिषद की, दिल्ली में की गई। अब आपका जो कर स्लैब है उसके अंदर बदलाव किया गया है, जहां जीएसटी की दरों में 5, 12, 18 और 28% थी, उसको अब लाकर 5 और 18% पर ले आए हैं। और आपको पता है कि विशेष दर लग्जरी और सिन गुड्स का पान मसाला, तंबाकू, पेय पदार्थ और हाई एंडेड कार्स और निजी वायुयान पर 40% की एक विशेष दर भी इसके अंदर प्रस्तावित की गई थी। अब दोस्तों, टैक्सों को थोड़ा थोड़ा घटाया गया है और कुछ क्षेत्र में बढ़ाया भी गया है। दोस्तों, सीमेंट पर कर को 18% लाया गया है, मार्बल और ईंटों में 5% लाया गया है। ऑटोमोबाइल और वाहन, ट्रक और इन पर आपको पता है कि 18% पर ले आए हैं। आपको पता है कि खाद्य और घरेलू क्षेत्र के अंदर जो चीजें काम में आती है जैसे टीवी, वॉशिंग मशीन, डिश, है ना, इलेक्ट्रॉनिक सामान पर 18% मान सकते हैं, जबकि खाद्य परसेंट जैसे भुजिया, सॉस आदि पर 5% पर लगा दिया गया है। घरेलू वस्तुओं पर 5%। और आपको पता है कि ब्रेड, दूध और ऐसे जो खाने पीने की चीजें हैं उन पर नील कर दिया गया है, मतलब शून्य कर दिया गया है। अब दोस्तों, एक चीज़ और देखिए, क्षेत्रवार टैक्स का बदलाव, जो हमारे ट्रैक्टर और जो सिंचाई के लिए स्प्रिंकलर्स और टायर वगैरह थे ना, उन पर दोस्तों कृषि उत्पादों पर हमारा 5% लगाया गया है। सेवा क्षेत्र पर जैसे कि होटल, जिम, सैलून और योगा पर भी 5% पर आ गए हैं। खिलौने और हस्तशिल्प, पेंटिंग, मूर्तियों पर 5% टैक्स पर आ गए हैं।
दोस्तों शिक्षा और स्वास्थ्य के अंदर भी बदलाव किया गया है। स्टडी के लिए जो एसेंशियल चीज़ें थी, उन पर निल कर दिया गया है। ठीक है, दवाओं पर और कुछ विशेष दवाओं पर तो छूट है और विशेष और कुछ दवाओं पर 5% के स्लैब में डाला गया है। व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमाओं पर इसे शून्य कर दिया गया है। अब दोस्तों एक बार जीएसटी इकोसिस्टम को समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, जीएसटी नेटवर्क क्या है? देखिए दोस्तों, जीएसटी नेटवर्क है गैर लाभकारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो जीएसटी पोर्टल का संचालन करती है। अब दोस्तों जीएसटी इन मतलब जीएसटी की पहचान के लिए जो 15 अंकों का एक अंक है, जिसे जारी किया जाता है, जारीकर्ता केंद्र अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी। ठीक है, इसकी संरचना क्या है कि पहले के कुछ अक्षर राज्य के कोड होंगे, फिर पैन नंबर होंगे और फिर अन्य वर्ण होंगे, जो कि जीएसटी इन के अंदर दिए गए हैं, 15 अक्षरों का नंबर। अब दोस्तों ई-वे बिल के बारे में बात करना है कि आपको 50,000 से अधिक के माल को आप एक राज्य से दूसरे राज्य में लेके जा रहे हैं, तो जीएसटी पोर्टल पर आपको एक पिन जनरेट करना होगा। और एक है एनएए, राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण। जीएसटी अधिनियम 2017 के तहत गठित किया गया है। जीएसटी की दरों में कमी का लाभ ग्राहकों को तुरंत पहुंचाना, लेकिन अभी इसे बंद कर दिया गया है। अब कर प्रणाली के जो मुद्दे हैं ना, वो भी समझने होंगे कि कर प्रणाली के साथ-साथ हमें क्या समस्याएँ आती हैं। कर समय पहला तो गैर रिपोर्टेड या अवैधानिक आय आ जाए, काला धन, है ना? कर की देनदारियों से बचाए जाने वाला और कर टैक्स चोरी की, ठीक है? मनी लॉन्ड्रिंग की, हवाला की समस्या, हवाला के बारे में आप ये पढ़ सकते हैं कि बैंकिंग चैनलों से बिना बताए बचते हुए धन का भौतिक रूप से कहीं और हस्तांतरण कर देना। शेल कंपनियाँ मतलब एक कंपनी को उसी के अंदर दूसरी कंपनी बना लेना, जिससे कि कर की चोरी की जा सके। कर परिहार, दायित्वों को कम करने के लिए कानूनी तरीकों को फायदा उठाकर कर को बचावा करना। अब ये हेवन टैक्स है दोस्तों, है ना? ये ध्यान रखना। कम या शून्य कर वाले क्षेत्राधिकार कॉर्पोरेट और व्यक्तिगत धन को आकर्षक करते हैं। टैक्स हेवन जिसको हम बोलते हैं मालदीव। अब कर सुधार हेतु जो संस्थाएं बनाई गई हैं, उनका भी आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले है ईडी, है ना? प्रवर्तन निदेशालय। ये किसके थ्रू काम करता है दोस्तों? ये वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन कार्य करता है और इसको दो एक्ट हैं इसके, फीमा और पीएमएलए, धन शोधन निवारण अधिनियम और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम। इन दोनों के माध्यम से इसको शक्ति मिलती है ना? एफआईयू वित्तीय खुफिया इकाई 2004 के अंदर बनाई गई, घरेलू सीमा के अंदर अवैध वित्तीय लेन-देनों का विश्लेषण करती है तथा उन पर नियंत्रण भी करती है। एफएटीएफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बात करें दोस्तों, तो इसकी स्थापना G7 देशों के द्वारा की गई और इसका मुख्यालय देश है। हम इसका मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस के अंदर। इसका उद्देश्य है दोस्तों मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना और आतंकी वित्त पोषण को प्राप्त प्रदान करने वाली जो इकाइयाँ हैं या उनकी सहायता करने वाली इकाइयों को मुकाबला कर कर उन्हें प्रतिबंधित करना। अब इसके द्वारा एफएटीएफ के माध्यम से 2 सूचियाँ बनाई गई, जिसके अंदर ग्रे लिस्ट के अंदर निगरानी वाले देशों को शामिल किया गया है, जिसके अंदर पाकिस्तान शामिल है। ब्लैक लिस्ट के अंदर बात करें तो ईरान और उत्तरी कोरिया को इसके अंदर शामिल किया गया है असहयोगी देशों के तौर पर। अब दोस्तों प्रमुख समितियों की बात करें तो राजा राजा जे चलैया की अध्यक्षता के अंदर आपको पता है कि अप्रत्यक्ष कर के सुधार से संबंधित समिति बनाई गई। केलकर समिति की बात करें तो अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है, जो कि 2002 के अंदर बनाई गई। पार्थ सारथी सोम समिति की बात करें तो कर प्रशासन में सुधार के लिए बनाई गई। अरविंद सुब्रमण्यम समिति की बात करें तो जीएसटी सुधार की बात करेंगे। अखिलेश रंजन पैनल की बात करेंगे दोस्तों तो प्रत्यक्ष कर संहिता की बात करेंगे। देखिए दोस्तों, चलैया से आपको याद रखना है कि अप्रत्यक्ष रूप से हम चलते रहते हैं, हमेशा अप्रत्यक्ष रूप से हमेशा चलते रहते हैं। तो कौन सी? चलैया समिति अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है। केलकर समिति प्रत्यक्ष कर से संबंधित है, केलकर। ठीक है, कर लगाएंगे हम के, कल केले पर कर, वो केलकर समिति प्रत्यक्ष कर से संबंधित है। और पार्थ, ठीक है, पार्थ और प्रशासन से याद कर सकते हैं। कर प्रशासन में सुधार पार्थ, कर प्रशासन से सुधार से संबंधित अरविंद सुब्रमण्यम समिति, जीएसटी से संबंधित अखिलेश रंजन पैनल, आपको पता है कि प्रत्यक्ष कर संहिता से संबंधित।
कर उत्थानशीलता का आपको टैक्स बायोंसी का एक उदाहरण रखना, एक सूत्र याद रखना है आपको। कर राजस्व में परिवर्तन बट्टा जीडीपी में प्रतिशत परिवर्तन। ठीक है, कर राजस्व में परिवर्तन बट्टा जीडीपी में प्रतिशत परिवर्तन, ये है टैक्स बायोंसी का सूत्र। लॉफर कर्व की बात करें दोस्तों, कर की दर और राजस्व के बीच संबंध को बताता है कौन? लॉफर कर्व। लॉफर कर्व कर की दर और कर राजस्व के बीच में संबंध बताता है दोस्तों। अब आता है हमारे पास अपना महत्वपूर्ण टॉपिक, और वो है दोस्तों मुद्रास्फीति अर्थात इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन की बात करें दोस्तों, तो इन्फ्लेशन क्या है? वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में एक निश्चित अवधि के दौरान जो परिवर्तन होता है, मुख्यतः मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी आ जाना। तो मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी आ जाना हमारा वास्तव में क्या है? इन्फ्लेशन। अब दोस्तों इसके कारण क्या हो सकते हैं? इसके कारण कई हो सकते हैं, लेकिन हम दो कारणों को महत्वपूर्ण रूप से पढ़ेंगे। एक तो मांग प्रेरित अर्थात डिमांड पुल। अगर मांग बढ़ी, ठीक है, अगर मांग बढ़ी तो आपूर्ति कम हो जाएगी, और आपूर्ति कम होते कीमत बढ़ेगी। लागत प्रेरित कोष्ट पुश इन्फ्लेशन की बात करें दोस्तों, तो उत्पादन की लागत अर्थात इनपुट बढ़ गया तो आपको पता है कि कीमतें बढ़ जाएगी। अगर श्रम महंगा हो गया या कच्चा माल महंगा हो गया तो स्वाभाविक तौर पर इन्फ्लेशन बढ़ेगी। अब दर के प्रकारों को आप समझ सकते हैं। एक तो क्रैपिंग अर्थात रेंगती मुद्रास्फीति, जिसके अंदर 2 से 3% की बात करते हैं। चलती अर्थात वॉकिंग मुद्रास्फीति, जिसको हम मध्यम दर के माध्यम से जानते हैं, जो कि 5 से 10% होती है। दौड़ती मतलब रनिंग, तेज गति 2 अंकों के साथ बढ़ती है मुद्रास्फीति, और हाइपर मतलब बहुत अधिक तेजी से उच्च दर से बढ़ती है। इसमें हम उदाहरण ले सकते हैं जर्मनी का 1923 के अंदर। कोर मुद्रास्फीति की बात करें दोस्तों, तो कोर मुद्रास्फीति कुल मुद्रास्फीति के अंदर से हम खाद्य और ईंधन को घटाकर जब देखते हैं मुद्रास्फीति को, तो ये मुद्रास्फीति कोर इन्फ्लेशन कहलाती है, और ये दीर्घकालीन प्रवृत्ति को दर्शाती है। अब चलते हैं दोस्तों मुद्रास्फीति को नियंत्रण के उपाय। अल्पकालिक मांग, अल्पकालिक, अब अगर अपन को सुधार करने हैं तो दोस्तों हम मौद्रिक नीति को, ब्याज दरों को बढ़ा देंगे, जिससे इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। और राजकोषीय नीति के अंदर हम परिवर्तन करेंगे, और परिवर्तन क्या करेंगे? हम सरकारी व्यय को कम कर देंगे और कर राजस्व को बढ़ा देंगे। दीर्घकालीन मांग की बात करें दोस्तों, तो दीर्घकालीन मांग में राजकोषीय अनुशासन को बनाए रखना और बचत को बढ़ावा देना। ठीक है, जिसके अंदर हम बात करेंगे राजकोषीय अनुशासन को बनाए रखना और बचत को बढ़ावा देने जैसे वाले प्रक्रम। अल्पकालिक आपूर्ति पक्ष के अंदर सुधार करेंगे, जिसके अंदर हम बफर स्टॉक को बनाए रखेंगे, आयात शुल्क में कमी करेंगे, और साथ ही साथ हम आवश्यक वस्तुओं को आयात को बढ़ाएंगे। अब दोस्तों दीर्घकालीन आपूर्ति पक्ष की बात करें, तो उसमें हमको सुधार करना होगा कि कृषि और बुनियादी ढांचे के अंदर हम सुधार कर सकें, उत्पादकता में वृद्धि कर सकें, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत कर सकें, जिससे कि आपूर्ति श्रृंखला आसानी से न टूटे। अब आते हैं दोस्तों हम मुद्रास्फीति के प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं। दोस्तों आपको पता है कि मुद्रास्फीति के प्रभाव सबसे महत्वपूर्ण पड़ता है कि जो हमारा लैंडर है अर्थात ऋणदाता है, उसको हानि होगी और ऋणी को लाभ होगा। कैसे? ऋणदाता ने आज आपको 100 रुपए दिए, ठीक है, और अगर वो कल लेगा आपसे पैसे कि भाई मेरे को 100 रुपए दे दे, अपने मैंने दिए थे, तो 10 साल बाद लिए तो आपको पता है कि वो 100 रुपए की जो आज वैल्यू है ना, वो उस समय वैल्यू नहीं रहेगी। तो इस प्रकार ऋणदाता को हानि होती है और ऋणी को लाभ होता है। बचत के अंदर आपको पता है कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो दीर्घ काल के अंदर उसको बचत के साथ नेगेटिव प्रभाव देखने को पड़ेगा। विनिवेश, अगर हमारा इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो निवेश तो बढ़ेगा भाई, रोजगार भी बढ़ेगा अल्पकाल में। और ये कौन कहता है? कि फिलिप्स कर्व कहता है, फिलिप्स कर्व कहता है कि अगर मुद्रास्फीति बढ़ रही है तो रोजगार भी बढ़ेगा, है ना, निर्यात भी हमारा बढ़ेगा भाई दोस्तों। लेकिन आयात दोस्तों कम हो जाएगा, क्यों? क्योंकि महंगे होने लगेंगे वस्तु। मुद्रा मुद्रा का मूल्य मतलब अवमूल्यन हो जाएगा। कर बोझ, आपको पता है कि टैक्स बर्डन हमारे पास
टैक्स बर्डन पर हमारे पास पॉजिटिव प्रभाव देखने को मिलेगा, और इसका उदाहरण अपन को दिखाई देगा ब्रैकेट क्रीप प्रभाव। ठीक है, ब्रैकेट क्रीप प्रभाव मतलब नामात्र के आय बढ़ने से लोग उच्च टैक्स कर के स्लैब में आ जाते हैं। तो कर का जो बोझ है ना वो तो बढ़ेगा, लेकिन सरकार को तो फायदा होगा। क्यों? क्योंकि ब्रेक्ट की क्रीप प्रभाव कहता है कि नामात्र मतलब आपकी कुछ आय बढ़ी और इससे आप टैक्स के जो बड़े स्लैब है उसके अंदर आ जाओगे। तो ये था दोस्तों हमारा मुद्रास्फीति। अब दोस्तों मुद्रास्फीति के प्रभाव देख लेते हैं। जो हमारे कुछ बच गए, ये दोनों तो हम पढ़ चुके हैं, ये आप समझ लेना, क्योंकि उनकी रियल वैल्यू कम हो जाती है जिससे कि ऋणदाता को हानि होती है। बचत दर, कर पर भार है ना, वस्तुओं पर आपने ये आपने पढ़ चुके हैं। ये भी हम पढ़ चुके दोस्तों। अब मुद्रास्फीति के मापन की बात करें दोस्तों, तो मुद्रास्फीति के मापन का मूल सिद्धांत क्या है दोस्तों, कि हमने आज एक 100 रुपए में ये एक बास्केट खरीद रहे हैं, और जब हम दूसरे वर्ष में मतलब खरीद रहे हैं या चालू वर्ष में खरीद रहे हैं, आधार वर्ष में, तो ये 100 रुपए की आ रही है और ये 108 की आ रही है। तो हमारे पास कुछ अंतर 8 रुपए का पड़ा, और ये 8 रुपए का जो अंतर पड़ा है ना दोस्तों, ये पड़ा है सीधा सीधा हमारी मुद्रास्फीति के कारण। मुद्रास्फीति को मापने के लिए वर्तमान मूल्य स्तर की तुलना में आधार वर्ष के मूल्य स्तर से मापी जाती है, जिससे कि उसका तुलनात्मक रूप से आसानी से किया जा सकता है। दोनों के अंदर ये 100 रुपए में आ रही है इस वर्ष में, और इस वर्ष में ये चालू वर्ष के अंदर 108 की हो गई। तो 8 रुपए का अंतर आया। 8 रुपए का अंतर जो आया है वो मुद्रास्फीति के रूप में हम देख सकते हैं। आधार वर्ष आपको पता ही है। अब इसके फॉर्मूले की बात करें तो मुद्रास्फीति के फॉर्मूले की बात है, चालू वर्ष का मूल्य सूचकांक माइनस पिछले वर्ष का मूल्य सूचकांक बटा में पिछले वर्ष का मूल्य सूचकांक के साथ हम इसे 100 से गुणा कर देते हैं, तो हमारे पास मुद्रास्फीति की दर आ जाती है। इसके इंडिकेटर्स की बात करें तो हमारे पास दो इंडिकेटर्स हैं, डब्ल्यूपीआई और सीपीआई। अलग अलग सूचकांक अलग अलग दर क्यों दिखाते हैं, कि भाई ये डब्ल्यूपीआई और इनमें अंतर क्यों होता है, क्योंकि दोनों के अंदर अलग अलग वस्तुओं की टोकरी शामिल की जाती है, अलग अलग वस्तुएं शामिल की जाती है, और उनका जो भारांश है या वेट है, मतलब उनका जो बास्केट है उनके अंदर जो भारांश है वो अलग अलग प्रयोग करते हैं, इसलिए हमको मुद्रास्फीति डब्ल्यूपीआई और सीपीआई के अंदर अलग अलग दिखाई देती है। अब हम डब्ल्यूपीआई और सीपीआई की एक बार तुलना कर लेते हैं। डब्ल्यूपीआई को हम बोलते हैं थोक मूल्य सूचकांक, और सीपीआई को बोलते हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। आपको पता है डब्ल्यूपीआई आर्थिक सलाहकार कार्यालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत जारी किया जाता है, और ये थोक स्तर पर डब्ल्यूपीआई हमारा मतलब होलसेल पर ये जारी होता है। और केवल इसके अंदर क्या है दोस्तों, डब्ल्यूपीआई में वस्तुएं शामिल की जाती है, और डब्ल्यूपीआई का आधार वर्ष है वो है 2011-12, और इसके अंदर सबसे अधिक जो भारांश है वो विनिर्मित वस्तुओं को दिया गया था, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को दिया गया है, जो कि उसका भारांश है 64.97%। कितना परसेंट दोस्तों? 64.97%। फिर इसके बाद हमारे पास आता है प्राइमरी आर्टिकल्स, जिनको 20% का हिस्सा दिया गया है, और फ्यूल और पावर को 14.91% का हिस्सा दिया गया है। अब दोस्तों वहीं सीपीआई की बात करें तो सीपीआई का हम कह सकते हैं कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, और इसे एनएसओ द्वारा जारी किया जाता है, और इसे रिटेल प्राइस पर जारी किया जाता है। इसमें वस्तुएं और सेवाएं दोनों शामिल की जाती है, और सीपीआई का आधार वर्ष है हमारे पास 2012, और खाद्य और उत्पादक, इसके अंदर सबसे ज्यादा खाद्य और उत्पादक वस्तुओं को शामिल किया गया है, और वो है 45% दोस्तों। कौन सा कितना परसेंट? 45%। ठीक है। अब दोस्तों सीपीआई की बात करें तो फूड्स और ब्रेवरेज को इसके अंदर 45.86% शामिल किया गया है, और इसके बाद मिसलेनियस को 28% के आसपास, और हाउसिंग को 10% दिया गया है। क्लोथिंग और फुटवेयर को इसके अंदर 6.53, फ्यूल और लाइट को इसके अंदर 6.84% दिया गया है। पान तंबाकू को इसके अंदर 2.38 शामिल किया गया है। अतिरिक्त जानकारी की बात करें, अतिरिक्त जानकारी की हम इसके अंदर बात कर सकते हैं। श्रम ब्यूरो में सीपीआई आईडब्ल्यू
औद्योगिक श्रम, है ना। सीपीआई आईडब्ल्यू मतलब इंडस्ट्रियल वर्कर हो गया, और सीपीआई एएल कृषि श्रमिक, और सीपीआई आरएल मतलब ग्रामीण। ठीक है, श्रम ब्यूरो द्वारा इसको जारी किया जाता है। और एनएसओ, आपको ये याद रखना है, एनएसओ ग्रामीण एवं शहरी संयुक्त रूप से किसके द्वारा जारी किया जाता है? सीपीआई आरयू एनएसएस एनएसओ द्वारा, एनएसओ द्वारा, ये याद रखना है। और श्रम ब्यूरो सीपीआई आईडब्ल्यू, सीपीआई एएल और सीपीआई आरएल। अब दोस्तों बेस इफेक्ट की बात करें दोस्तों, तो बेस इफेक्ट हालांकि हमें पढ़ना जरूरी है। ऐसी घटना, बेस इफेक्ट को हम पढ़ सकते हैं कि यह एक ऐसी घटना है जब पिछले वर्ष के असामान्य रूप से निम्न या उच्च आंकड़ों के कारण वर्तमान आंकड़े भ्रामक भ्रामक लग सकते हैं। जैसे कि हम आपको दे सकते हैं कि आधार वर्ष आपने ऐसा ले लिया जिससे कि कोई मंदी का समय था, तो वर्तमान में देखेंगे ना तो आप एकदम से देखेंगे कि हमारी इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ी है। और इन्फ्लेशन टैक्स की, मुद्रास्फीति कर की बात करें, जब सरकार अधिक मुद्रा छापती है तो कीमतें बढ़ती हैं, जिससे लोगों की क्रय शक्ति कम हो जाती है, और यह एक छिपे हुए कर के रूप में सामने आती है। जैसे कि सरकार ने पैसा ज्यादा दे दिया, आपके पास पहले ये पैसा था और आपकी परचेसिंग पावर पैसे की वजह से ज्यादा हो गई, तो आपको मुद्रास्फीति एक कर के रूप में दिखाई देगी, हिडन टैक्स के रूप में। मुद्रास्फीति अंतराल की बात करें दोस्तों, यह बजट घाटे के बराबर होता है। जब सरकार अपनी आय से अधिक खर्च करती है तो अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त धन मुद्रास्फीति को बढ़ाता है। ठीक है, अगर सरकार ने ज्यादा खर्च किया तो आपको पता है कि जो वास्तविक जो खर्च करने की शक्ति वो कम हो जाएगी, और बजट डेफिसिट बराबर इन्फ्ले मतलब मुद्रास्फीति अंतराल बढ़ जाएगा। जो जो बजट डेफिसिट हमारा बढ़ेगा, वो और मुद्रास्फीति अंतराल भी हमारा बढ़ता जाएगा। अब हमारा अविस्फीति अंतराल की बात करें दोस्तों, तो यह बजट अधिशेष के बराबर होता है। ठीक है, ये याद रखना, बजट अधिशेष के बराबर होता है। जब सरकार का नियोजित व्यय उसकी आय से कम होता है तो मांग घट जाती है, जिससे मंदी के अंतराल जिससे मंदी के जिससे मंदी का अंतराल उत्पन्न होता है। बजट सरप्लस बराबर हमारा अविस्फीति अंतराल इसके अंदर शामिल किया जाता है। अब दोस्तों एक बात करते हैं हम, मुद्रास्फीति से जुड़ी हुई है जो अवधारणा है, इन्फ्लेशन स्पाइरल। एक दुष्चक्र है जिसमें कीमतें और मजदूरी एक दूसरे को लगातार बढ़ाती रहती है। जैसे कि मजदूरी में वृद्धि हुई, उच्च उत्पादन लागत बढ़ी, मूल्य वृद्धि हुई, और मूल्य वृद्धि के साथ साथ हमारी उच्च मजदूरी की मांग भी बढ़ी, और उच्च मजदूरी की मांग बढ़ी तो फिर वो मजदूरी में वृद्धि होगी। तो हमारा ये हो गया, एक चेन सी बन गई है। चेन मतलब एक, मतलब स्प्रिंग की जैसी बन गई है, स्पाइरल हो चुका है। अब स्क्यूफ्लेशन की बात करें दोस्तों, तो स्क्यूफ्लेशन क्या होता है? जब कुछ वस्तुएं जैसे खाद्य पदार्थों की कीमतें तेजी से बढ़े जबकि अन्य वस्तुओं की कीमत स्थिर रहे, तो इस कीमतों में असमान वृद्धि को हम स्क्यूफ्लेशन कहते हैं। कि भाई खाने खाने की तो बढ़ गई लेकिन क्लॉथ और इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं आया। ठीक है, अब बात करें दोस्तों स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन एक ऐसी स्थिति जहां मुद्रास्फीति मतलब हाई इन्फ्लेशन होगी, उच्च बेरोजगारी दर होगी, साथ ही साथ धीमी आर्थिक वृद्धि होगी। ठीक है, अब दोस्तों स्टैगफ्लेशन को हम कह सकते हैं कि एक तो मंदी के साथ साथ मुद्रास्फीति भी अगर दिखाई देगी हमें, तो ये हम कहेंगे स्टैगफ्लेशन। और स्क्यूफ्लेशन के अंदर खाद्य पदार्थों की एक निश्चित क्षेत्र के अंदर वृद्धि होगी। ठीक है, और स्टैगफ्लेशन के बारे में आपको पता ही है कि जब मंदी के साथ साथ मुद्रास्फीति भी आए तो हम उसे स्टैगफ्लेशन कहते हैं। फ्लिप्स कर्व के बारे में आप भी आपको एक ध्यान रखना है कि यह मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच व्युत्क्रमानुपाती संबंध को बताता है। जब बेरोजगारी कम होती है तो मुद्रास्फीति बढ़ती है दोस्तों, और इसके विपरीत भी। जैसे कि हम कह सकते हैं कि ये मुद्रास्फीति बढ़ी तो ये बेरोजगारी। ठीक है, अगर मुद्रास्फीति यहाँ पर आती है तो हमारी बेरोजगारी दर और कम होती है। जैसे जैसे मुद्रास्फीति बढ़ेगी हमारी बेरोजगारी दर भी कम होती जाएगी। ठीक है, तो दोनों के अंदर, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के अंदर व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। कैसा संबंध होता है? व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है।
अब मुद्रास्फीति के साथ-साथ हम अन्य अवधारणाओं को भी पढ़ते हैं। हेडलाइन मुद्रास्फीति बराबर बनाम वर्सेस कोर मुद्रास्फीति। हेडलाइन मुद्रास्फीति की बात करें दोस्तों, तो हेडलाइन कुल मुद्रास्फीति है जिसमें अस्थिर खाद्य और ईंधन की कीमतों को शामिल होती है। आरबीआई अपनी मौद्रिक नीति इसी को ध्यान में रखकर निर्धारित करती है दोस्तों। तो आपको ये महत्वपूर्ण रूप से याद रखना है। आरबीआई किस मुद्रा को ध्यान में रख सकती है, किस मुद्रास्फीति को ध्यान में रखती है, हेडलाइन इन्फ्लेशन को ध्यान में रखती है और खाद्य और ईंधन की कीमतों को इसमें शामिल किया जाता है। कोर मुद्रास्फीति के अंदर इसके अंदर अस्थिर कीमतों वाले खाद्य पदार्थ और ईंधन को शामिल नहीं किया जाता। यह दीर्घकाल और वास्तविक मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति को दर्शाती है। अब दोस्तों मुद्रास्फीति का पैमाना देखते हैं एक बार। अविस्फीति, डिफ्लेशन। डिफ्लेशन का मतलब कीमतों के समग्र स्तर में गिरावट। कीमतों के समग्र स्तर में गिरावट। उदाहरण के लिए 2% से -1% आ गई, कीमतें वास्तव में गिर रही है भाई। अविस्फीति, अविस्फीति का डिसइंफ्लेशन है ना, ये डिफ्लेशन और डिसइंफ्लेशन। मुद्रास्फीति की दर में गिरावट, लेकिन 8% से इतनी ज्यादा नहीं गिरी, कम गिरी है, नेगेटिव में नहीं गई। तो 5% पर आई है। अभी कीमतें धीमी गति से बढ़ रही है। कैसी गति से? धीमी गति से। और इन्फ्लेशन भैया 8% बढ़ गई भैया। 8% से फिर 9% हो गई, उसे हम कहेंगे इन्फ्लेशन। ठीक है। अन्य सूचकांकों की बात करें दोस्तों, तो आपको पता है कि पीपीआई मतलब अ, उत्पादन मूल्य सूचकांक उत्पादकों द्वारा प्राप्त कीमतों के औसत परिवर्तन को मापता है। यह उपभोक्ता तक पहुंचने से पहले की मुद्रास्फीति को दर्शाता है। इसे भारत में अभी तक प्रयोग नहीं किया जाता। आवास मूल्य सूचकांक राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा जब प्रकाशित किया जाता है, यह घरों की कीमतों को ट्रैक करता है दोस्तों। दोस्तों भारत में बढ़ती खाद्य मुद्रास्फीति की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो आपको पता है कि ये क्यों बढ़ रही है दोस्तों। इसका सबसे पहले कारण हम पढ़ेंगे वैश्विक कारण। दोस्तों वैश्विक कारणों के अंदर हम ईंधन की कीमत, तो हमारी ज्यादातर 80% आयात पर निर्भर है और ईंधनों की कीमतें बढ़ती है तो हमें कहीं ना कहीं हमारी एक इन्फ्लेशन को बढ़ावा मिलता है। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के अंदर व्यवधान आ गया, जैसे यूक्रेन युद्ध के कारण अभी आया, कोविड के कारण आया, तो उससे भी हमारी इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। कृषि और उत्पादन के कारण अनिश्चित मौसम, कम है ना, कम वर्षा, मानसून का एक विच्छेदन, कई कारण हैं। कृषि इनपुट्स के कारण भी कई बार होता है। बीज और उर्वरक की लागत बढ़ जाए तो भी इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। आपूर्ति श्रृंखला और अवसंरचना के कारण भी कई बार हमारी ये चीज़ों में परिवर्तन आता है। जैसे कि हमारे पास बुनियादी ढांचे की कमी हो, जैसे कि कोल्ड स्टोरेज की, तो हमारी बहुत सारी वस्तुएँ खराब हो जाएगी। बड़ी संख्या में बिचौलिए उत्पन्न हो गए, शहरी और ग्रामीण जुड़ाव बहुत कठिन है, तो भी चीज़ें महँगी हो जाएगी। अब दोस्तों सरकारी और संरचनात्मक मुद्दों की बात करें, तो कमज़ोर सरकारी हस्तक्षेप भी जमाखोरी को बढ़ावा देगा, जिससे कि इन्फ्लेशन बढ़ेगी। और आवश्यक वस्तु अधिनियम के नकारात्मक प्रभाव भी कई बार मुद्रास्फीति को बढ़ा देते हैं। अब दोस्तों मुद्रास्फीति के नियंत्रण के कुछ उपाय हैं। तो मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए आपूर्ति पक्ष में परिवर्तन करना होगा और दूसरा हमें मांग पक्ष में अर्थात डिमांड साइड भी हमको चेंज करना पड़ेगा। आपूर्ति पक्ष में परिवर्तन के लिए हमको करना होगा कृषि सुधार, बीज और गुणवत्ता के अंदर सुधार करना होगा। ठीक है। आपूर्ति पक्ष के अंदर जब हम बात करें तो खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना पड़ेगा। आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन करना पड़ेगा। ईंधन पर निर्भरता निर्भरता को कम करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा की ओर हमें जाना होगा। बुनियादी ढांचे में निवेश करना होगा, जिससे भंडारण और लॉजिस्टिक्स की व्यवस्था सुधर सके। अब मांग पक्ष में हम चेंज करने की बात करेंगे दोस्तों, तो मांग पक्ष में चेंज करने के लिए हमें मौद्रिक नीति आरबीआई की ब्याज दरों में को समायोजित करना पड़ेगा। राजकोषीय नीति को सुनिश्चित करना पड़ेगा। बजट घाटे को कम करना पड़ेगा। करों के आधारों को और अधिक व्यापक बनाना पड़ेगा तथा साथ ही साथ बचत के संसाधनों को हमें बढ़ाना होगा। तभी हम मुद्रास्फीति से नियंत्रण कर सकते हैं। मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए जो सरकारी प्रयास हैं दोस्तों, उनको देख लेते हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, इसका उद्देश्य है जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकना। और केंद्र सरकार किसी भी वस्तु को आवश्यक वस्तु घोषित कर सकती है और उसके उत्पादन, वितरण
और आपूर्ति को पूर्णतः नियंत्रण कर सकती है। ऑपरेशन ग्रीन्स भी आप हम देख सकते हैं, जिसके अंदर टीओपी मतलब टमाटर, प्याज और आलू की कीमतों को स्थिर करना और टोटल सभी फल और सब्जियां इसमें शामिल की गई है। और इसकी नोडल एजेंसी कौन है दोस्तों? NAFED, मूल्य स्थिरीकरण के लिए ये काम करता है, NAFED। और इसका आपको मंत्रालय है वो है खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्रालय। मूल्य स्थिरीकरण की जब हम बात करते हैं दोस्तों, खराब होने वाली और बागवानी वस्तुओं की कीमत में उतार चढ़ाव को नियंत्रण करने के लिए मूल्य स्थिरीकरण PSF का गठन किया गया। यह बफर स्टॉक बनाता है, किसानों से सीधी खरीद करता है और कैलिब्रेटेड स्टॉक रिलीज के माध्यम से उपभोक्ताओं को ये अपनी वस्तुओं को पहुंचाता है तथा उनके हितों की रक्षा करता है। राष्ट्रीय आय आय और की मूल अवधारणाओं को अब समझ लेते हैं दोस्तों। हमारा दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो गया है। अब हमारे राष्ट्रीय आय को समझने से पहले हमको कुछ क्षेत्र जानने पड़ेंगे। राष्ट्रीय आय को आपको सबसे पहले समझना होगा कि हमारा घरेलू क्षेत्र मतलब जो भारत की भौगोलिक सीमाएं हैं या भारत के दूतावास, जहाज, विमान और EEZ है ना, इकोनॉमिक जोन, ठीक है, उसको हम किसमें शामिल करते हैं? घरेलू सीमा के अंदर। मूल्यह्रास क्या होता है दोस्तों? मूल्यह्रास होता है डेप्रिसिएशन, टूट फूट के कारण जो चल और अचल संपत्तियों के अंदर जो हानि होती है या उनका जो मूल्य कम होता है, हम उसे मूल्यह्रास कहते हैं दोस्तों। मार्केट प्राइस के संदर्भ में आपको याद रखना है कि कारक लागत हम आगे पढ़ेंगे, उसके अंदर उसको हम प्लस कर देते हैं अप्रत्यक्ष कर के अंदर, और उसके अंदर से हम सब्सिडी को घटा दें तो हमारे पास मार्केट प्राइस आ जाएगी। ठीक है, कारक लागत को जोड़ देंगे और अप्रत्यक्ष कर को भी जोड़ देंगे, लेकिन हम सब्सिडी को घटा देंगे। सब्सिडी को घटाना मतलब मार्केट प्राइस पर हम बात कर रहे हैं और करों को जोड़ना। वह कीमत जिस पर उत्पाद बेचा जाता है मार्केट प्राइस कहलाती है। अब हमको एक चीज और याद करनी है कि कारक लागत को हम फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। बाजार मूल्य के अंदर से हम अप्रत्यक्ष कर है ना माइनस अप्रत्यक्ष कर और प्लस सब्सिडी जोड़ देते हैं तो दोस्तों हमारे पास कारक लागत आ जाती है। मतलब बाजार मूल्य में से हमें सीधा सा करना है कि सब्सिडी और अप्रत्यक्ष कर को जोड़कर घटाना है। ठीक है, अब इसका कारक लागत का मतलब क्या हुआ दोस्तों? उत्पादन के कारक, भूमि, श्रम, पूंजी की जो कुल लागत लगी उसको हम कहते हैं क्या? कारक लागत। अब दोस्तों एक चीज और याद करनी है, NFIA विदेशों से शुद्ध कारक आय, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों? विदेशों से प्राप्त कारक आय माइनस कर दी जाती है विदेशियों को द्वारा भुगतान की गई आय को। हमने जो विदेशों से आय प्राप्त करी उसमें से विदेशियों ने हमारे देश से जो प्राप्त करी उसको हम घटा देते हैं। एक हस्तांतरण भुगतान के बारे में जानना है। हस्तांतरण भुगतान का सीधा सा मतलब है कि एक तरफा भुगतान के बदले कोई वस्तु और सेवा नहीं मिलती, वो एक तरफा भुगतान के बदले जो सेवाएं और वस्तुएं मिलती है, जैसे PM किसान पेंशन, इनका एक तरफा भुगतान किया जाता है। CBC मतलब कि इनका हस्तांतरण एक और होता है केवल। राष्ट्रीय आय के मापन की बात करें दोस्तों, तो राष्ट्रीय आय के मापन के लिए हम GDP, GNP, NDP और NNP के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। सबसे पहले हम पढ़ेंगे GDP। ठीक है, GDP की बात करें तो GDP का पूरा नाम है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक देश की घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को, ध्यान रखना दोस्तों, एक देश की घरेलू सीमा, ठीक है, के अंदर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को हम क्या कहते हैं? GDP कहते हैं। अब GDP के अंदर हम NFIA विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय अगर जोड़ देते हैं तो GNP प्राप्त होता है दोस्तों, जिसे सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। एक देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य का, एक देश के, ठीक है, एक देश के नागरिकों के द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को क्या बोलते हैं हम?
जीएनपी। आपको पता है जीडीपी में हमने एनएफआई जोड़ा है, तो जीएनपी आ गया। जीडीपी में हमने एनएफआई को जोड़ा तो जीएनपी आ गया। अब दोस्तों जीडीपी के अंदर से हम मूल्यह्रास को घटाएं, जीडीपी के अंदर से हम अगर मूल्यह्रास को घटाएं तो आपको पता है क्या आएगा, हमारे पास एनडीपी आएगा, और एनडीपी को कहते हैं हम शुद्ध घरेलू उत्पाद। अब दोस्तों वैसे ही जीएनपी है हमारे पास, जीएनपी में से अगर हम मूल्यह्रास को घटाते हैं तो हमारे पास आता है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन, नेट नेशनल प्रोडक्ट। मुख्य बिंदु अब आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय आय आमतौर पर कारक लागत पर एनएनपी है, नेट फैक्टर कोस्ट ही हमारी, एनएनपी नेट फैक्टर पोस्ट, एनएनपी एफसी हमारी क्या है, हमारी नेशनल इनकम है, ये याद रखना है आपको। अब दोस्तों जीडीपी को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो नॉमिनल जीडीपी जो चालू कीमत पर जारी की जाती है, और एक रियल जीडीपी जिसे बेस ईयर मानकर जारी किया जाता है, और जो रियल जीडीपी है उसके अंदर से हम मुद्रास्फीति के प्रभाव को हटा देते हैं। अब दोस्तों एक ये हम क्या थोड़ा, ये आपको मैं आगे दे दूंगा, ठीक है थोड़ा मिस हो गया। अब दोस्तों आपको एक चीज याद रखना है, करंट अपडेट्स, और वो याद रखना है कि डब्ल्यूपीआई है ना अपना, डब्ल्यूपीआई के आधार वर्ष में संशोधन की बात चल रही है, और वो संशोधन करने की बात कौन कर रहा है, एक समिति है, वो है रमेश चंद समिति, नीति आयोग के सदस्य हैं, 18 सदस्यीय समिति है। इसका आधार वर्ष का जो प्रस्ताव है 2011 से बदलकर 2022-23 करने पर विचार किया जा रहा है। जीडीपी में भी संशोधन की बात की जा रही है, जीडीपी के संशोधन वर्ष की भी 2011-12 से 2022-23 करने का प्रस्ताव है, और जीडीपी में संशोधन वर्ष के सुधार करने के लिए विश्वनाथ गोलदार समिति की अध्यक्षता के अंदर एक समिति गठित की गई है। अब दोस्तों हमारे पास एक नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना, और वो ये है कि अब हमको आगे चलते हैं। आगे हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे दोस्तों, फिर मैं आपको एक साथ पूरी जोड़कर इसको आपको दे दूँगा।